जी गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। जी कैसे हैं आप सब? इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। जी कल की क्लास में हम लोग 133 हमने देखा था। आई थिंक 133 आपको समझ आ गया होगा। जी कोई दिक्कत परेशानी? हाँ जी, क्लियर है, आगे बढ़ें। हाँ जी, मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। तो रेस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हो? जब मैं कुछ पूछ रहा हूँ तो उसका कुछ हाँ ना कुछ तो सर आगे बढ़िए। वेरी गुड। देखिए इसकी जो बाकी धाराएं हैं ये सब इसकी प्रक्रिया के विषय में है। मेन कंसेप्ट 133 का क्या है वो आपका क्लियर हो गया है। बाकी आप सेल्फ स्टडी करेंगे। हम कुछ धाराएं स्किप करते हुए चल रहे हैं। इसमें एक 142 धारा है, वो मैं बता देता हूँ आपको। ये कह रहा है इंजंक्शन पेंडिंग इंक्वायरी, जांच के लंबित रहने तक व्यादेश। ठीक है, ये कह रहा है इफ़ ए मजिस्ट्रेट मेकिंग एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 133 कंसिडर्स दैट इमीडिएट मेजर्स शुड बी टेकन टू प्रिवेंट imminent danger or injury of a serious kind to the public, he may issue such an injunction to the person against whom the order was made, as is required to obviate, obviate, obviate or prevent such danger or injury pending the determination of the matter। ये कह रहा है जांच लंबित रहने तक व्यादेश। ये कह रहा है कि यदि धारा 133 के अधीन आदेश देने वाला मजिस्ट्रेट ये समझता है कि जनता को आसन्न खतरे या गंभीर किस्म की हानि का निवारण करने के लिए तुरंत उपाय किए जाने चाहिए, तो वह उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध आदेश दिया गया था ऐसा व्यादेश देगा जैसा उस खतरे या हानि को मामले का अवधारण होने तक दूर या निवारित करने के लिए अपेक्षित है। मतलब एक इंजंक्शन ऑर्डर जारी कर देगा। ठीक है, और उसका सबसेक्शन 2 कह रहा है 140 का, इन डिफॉल्ट ऑफ सच पर्सन forthwith obeying such injunction the magistrate may himself use or cause to be used such means as he thinks fit to obviate such danger or to prevent such injury। ठीक है, तो ये कह रहा है भाई कि यदि ऐसे व्यादेश के तत्काल पालन में उस व्यक्ति द्वारा व्यतिक्रम किया जाता है तो मजिस्ट्रेट स्वयं ऐसे साधनों का उपयोग कर सकता है या करवा सकता है जो उस खतरे को दूर करने या हानि का निवारण करने के लिए ठीक समझे। मतलब मजिस्ट्रेट ने कोई व्यादेश जारी किया और उस व्यादेश के पालन में वो व्यक्ति उस व्यादेश को पालन नहीं कर रहा है, तो फिर मजिस्ट्रेट स्वयं या किसी के माध्यम से उस इंजंक्शन को जो है वो प्रभावी बनाने के लिए वैसे कोई भी कृत्य कर सकता है जैसे वो आवश्यक समझे, मामले की गंभीरता को समझते हैं। ठीक है, और नंबर 3 कह रहा है नो सूट सेल लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग डन इन गुड फेथ बाय ए मजिस्ट्रेट अंडर दिस सेक्शन। और ये कह रहा मजिस्ट्रेट द्वारा इस धारा के अधीन सद्भावपूर्वक की गई किसी बात के बारे में कोई वाद न होगा। सिविल कोर्ट को हमने पहले ही पढ़ा था कि सिविल कोर्ट को कोई राइट नहीं है 133 के आदेश के खिलाफ कि वो कोई सुनवाई करे। ठीक है ना, इज दैट क्लियर? और 143 कह रहा है मजिस्ट्रेट में प्रोहिबिट रिपीटेशन और कंटिन्यूएंस ऑफ पब्लिक न्यूसेंस। ये कह रहा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ may order any person not to repeat or continue a public nuisance as defined in the Indian Penal Code 45 of 1860 or any special or local law। तो ये कह रहा है कि मजिस्ट्रेट जो है लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति या उसे चालू रखने का प्रतिषेध कर सकता है। मजिस्ट्रेट कहेगा कि आप ये जो लोक न्यूसेंस है इसको रिपीट नहीं करेंगे, इसको कंटिन्यू नहीं रखेंगे।
और वो कौन कौन कर सकते हैं? वो ही कर सकते हैं जो 133 में शुरू में पढ़े थे हमने। कौन कौन हैं कल्पना? सर, जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये आपका 133 से लेके 143 तक ये स्पेशल पावर्स हैं जो कि पब्लिक न्यूसेंस को रोकने के लिए हैं। और जो इसका सी पार्ट है, सी पार्ट कह रहा है अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंड डेंजर, न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामले। तो ये 144 सेक्शन बहुत आप लोग सुनते होंगे, धारा 144। धारा 144 को आपने न्यूज़ में, अखबारों में कई बार सुना होगा, क्यों है नो? यस सर। तो ये कहता है, देखते हैं धारा 144 होती क्या है। इसको सुना बहुत बार होगा आपने, समझने का प्रयास करते हैं। ये कह रहा पावर टू इशू ऑर्डर इन अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर, न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति धारा 144 में है। ठीक, मान लीजिए कोई खतरा संभावित लग रहा है या कोई अर्जेंट ऐसा मामला है कि उसको एकदम तत्कालिक कुछ करना चाहिए, करना पड़ेगा, तब धारा 144 सेक्शन में आती है। क्या कहती है धारा 144? ये कह रहा है इन केसेस वेयर इन द ओपिनियन ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट स्पेशली एम्पावर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ, there is sufficient ground for proceeding under this section and immediate prevention of speedy remedy is desirable. Such magistrate may, by a written order stating the material facts of the case and served in the manner provided by section 134, direct any person to abstain from a certain act or to take certain order with respect to certain property in his possession or under his management, if such magistrate considers that such direction is likely to prevent or tends to prevent obstruction, annoyance or injury to any person lawfully employed or danger to human life, health or safety, or a disturbance of the public tranquility or a riot or an affray. affray क्या होता है कल्पना? जी सर। एफरे, एफरे क्या होता है? नहीं सर पता। जी नहीं पता। नहीं पता, नहीं पता। आईपीसी में हमने पढ़ाया था दंगा। हाँ सर। कौन सी धारा में है नू दंगा आईपीसी में? सर 159। ये दंगे का सवाल बड़ा दंगा करता है, ये आपको प्रीलिम्स में खड़ा ही मिलेगा। 159 है। क्या है दंगा? दंगा की परिभाषा क्या पढ़ी थी कल्पना हमने? बोल के बताओ फटाफट। इसमें ये कोई दो या दो से अधिक पर्सन है किसी पब्लिक प्लेस पे फाइट करते हैं या फिर कोई पब्लिक डिस्टर्ब करते हैं, लाइक उसे दंगा कहा जाता है। जी। फाइट का मतलब है कि दोनों तरफ से आदान प्रदान जरूरी है। एक पीट रहा हो और दूसरा पिट रहा हो, तो दंगे की परिभाषा थोड़ी सी वहाँ ये कहती है कि दोनों तरफ से आदान प्रदान होना चाहिए, मारपीट होनी चाहिए दोनों तरफ से। ठीक है, तो धारा 144 का हिंदी वर्जन भी देख लेते हैं। ये क्या कहता है कि उन मामलों में जिनमें जिला मजिस्ट्रेट, वही अधिकारी हैं तीनों जो 133 में थे, वही अधिकारी 144 में है। क्या कह रहा है? उन मामलों में जिनमें जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट अथवा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषता सशक्त किए गए किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट की राय में इस धारा के अधीन कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार हैं और तुरंत निवारण या शीघ्र उपचार करना वांछनीय है। ठीक है, ये अर्जेंट मामला है बिल्कुल। ठीक, वह मजिस्ट्रेट ऐसे लिखित आदेश द्वारा जिसमें मामले के तात्विक तथ्यों का कथन होगा और जिसकी तामील धारा 134 द्वारा उबंधित रीति से कराई जाएगी, किसी व्यक्ति को कार्य विशेष न करने
या अपने कब्जे की या अपने प्रबंधाधीन किसी विशिष्ट संपत्ति की कोई विशिष्ट व्यवस्था करने का निर्देश उस दशा में दे सकता है जिसमें ऐसा मजिस्ट्रेट समझता है कि ऐसे निर्देश से यह संभाव्य है या ऐसे निर्देश की यह प्रवृत्ति है कि विधि पूर्वक नियोजित किसी व्यक्ति को बाधा, क्षोभ या क्षति का या मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम को खतरे का या लोक प्रशांति विक्षुब्ध होने का या बलवे या दंगे का निवारण हो जाएगा। सामान्यतः धारा 144 लागू कब की जाती है? आप लोग देखते होंगे जब कोई मोस्टली इलेक्शन के टाइम होता है तब होती है। हाँ, कुछ हमारे त्योहार, हमारे फेस्टिवल्स ऐसे आते हैं, फेस्टिवल पर भी होती है। और अगर सर कहीं कोई ऐसी स्थिति हो जाती है कि जहाँ पर शांति भंग होने का अंदेशा हो, हाँ, वहाँ भी 144 लगा। बिल्कुल बिल्कुल। नंबर 2 कह रहा है इसका, उपधारा 2 कह रही है 144 की, एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन में in cases of emergency or in cases where the circumstances do not admit of the serving in due time of a notice upon the person against whom the order is directed be passed ex parte। ये कह रहा कि इस धारा के अधीन आदेश आपात की दशाओं में या उन दशाओं में जब परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि उस व्यक्ति पर जिसके विरुद्ध यह आदेश निर्दिष्ट है सूचना की तामील सम्यक समय करने की गुंजाइश न हो तो एक पक्षीय रूप में भी यह आदेश पारित किया जा सकता है। इज दैट क्लियर? चूँकि अर्जेंट मामला है और हम तामील के चक्कर में पड़े रहे तो तामील जब तक होके आएगी तब तक जो आशंकित खतरा है वो खतरा होके गुजर जाएगा। तो 144 की उपधारा 2 ये क्लियर कहती है कि अगर ऐसी परिस्थितियां हैं तो एक्स पार्टी भी ऐसा ऑर्डर किया जा सकता है। तामील का यहाँ एग्जम्पशन मिली हुई है तामील से। इज दैट ओके? जी सर। उपधारा 3 इसकी बोलती है कि एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन में बी डायरेक्टेड टू पर्टिकुलर इंडिविजुअल और टू पर्सन्स रिजाइडिंग इन अ पर्टिकुलर प्लेस और एरिया और टू द पब्लिक जनरली व्हेन फ्रीक्वेंटिंग और विजिटिंग अ पर्टिकुलर प्लेस और एरिया। ये कह रहा कि इस धारा के अधीन आदेश किसी विशिष्ट व्यक्ति को या किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को अथवा आम जनता को जब वे किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में जाते रहते या जाएं निर्दिष्ट किया जा सकता है। क्या समझे भाई? और नंबर 4 कह रहा है इसका, नो ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शेल रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन 2 months फ्रॉम द मेकिंग देयर ऑफ। तो यहाँ इसकी समय सीमा बताई है कि इस धारा के अधीन कोई आदेश उस आदेश के दिए जाने की तारीख से 2 माह से आगे प्रवृत्त न रहेगा। लेकिन इसको यहाँ परंतुक भी है, प्रोवाइडेड कह रहा है। इसका क्या कह रहा है धारा 4 का? धारा 4 में सामान्य समय है 2 माह। ध्यान रखिएगा, ये सवाल पूछा जा सकता है कि 144 का आदेश कितने समय तक प्रवृत्त रहता है। ठीक, और ये कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट इफ़ द स्टेट गवर्नमेंट कंसिडर्ड इट नेसेसरी सो टू डू फॉर प्रिवेंटिंग डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, हेल्थ और सेफ्टी और फॉर प्रिवेंटिंग अ राइट और एनी अफ्रे, इट मे बाय नोटिफिकेशन डायरेक्ट दैट एन ऑर्डर मेड बाय अ मजिस्ट्रेट अंडर दिस सेक्शन shall remain in force for such further period not exceeding 6 months from the date on which the order made by the magistrate would have, but for such order expired as it may specify in the said notification। तो वैसे सामान्य समय कितना है? 2 माह का, लेकिन यदि विशेष परिस्थितियां हो और मजिस्ट्रेट की राय में ऐसा करना समीचीन हो तो वो इस ऑर्डर को 2 माह के स्थान पे 6 माह तक बढ़ा सकता है। एनु क्लियर है? 6 माह तक एक्सटेंड किया जा सकता है। हाँ, सामान्यतः समय 2 माह है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार जो है क्या कर सकते हैं? निर्देश दे सकती है मजिस्ट्रेट को कि आप जो है इसको 2 माह के बजाय 6 माह तक नोटिफिकेशन के द्वारा बढ़ा सकते हैं। क्लियर है? तो ये समय सीमा आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी सवाल बन सकता है। ठीक, और नंबर 5 कह रहा है एनी मजिस्ट्रेट में ईदर ऑन हिज ओन मोशन और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन एग्रीव्ड
resigned or alter any order made under this section by himself or any magistrate subordinate to him or by his predecessor in office। ये कह रहा कोई मजिस्ट्रेट या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर किसी ऐसे आदेश को विखंडित या परिवर्तित कर सकता है जो स्वयं उसने या उसके अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट ने या उसके पद पूर्ववर्ती ने इस धारा के अधीन दिया है। कहाँ समझे? तो उपधारा 5 ये कह रही है कि वो मजिस्ट्रेट जो है स्वप्रेरणा से या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर इस धारा के अंतर्गत दिए गए किसी आदेश को क्या कर सकता है? खंडित कर सकता है। इज दैट ओके? या उसके अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट से या उसके पद पूर्ववर्ती ने इस धारा के अधीन दिया है। पद पूर्ववर्ती शब्द से क्या समझ आया? कल्पना, इंग्लिश में प्रेडिसेसर। हाँ, मतलब सर उस स्थान पर कोई दूसरा मजिस्ट्रेट उसके बाद में। हाँ बिल्कुल भाई, जिस मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया था और उस मजिस्ट्रेट के आदेश देने के एक हफ्ता बाद उसका हो गया तबादला, तो उसके स्थान पर जो दूसरा मजिस्ट्रेट आएगा तो अपने पद पूर्ववर्ती के आदेश को भी तो विखंडित कर सकता है। भाई कुर्सी पे जो बैठा वही मजिस्ट्रेट। इज दैट क्लियर? और नंबर 6 जी सर। उपधारा 6 कह रही है कि द स्टेट गवर्नमेंट में ईदर ऑन इट्स ओन मोशन और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन एग्रीव्ड resigned or alter any order made by it under the proviso to subsection 4। और ये कह रहा है कि राज्य सरकार उपधारा 4 के प्रंतुक के अधीन अपने द्वारा दिए गए किसी आदेश को या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर विखंडित या परिवर्तित कर सकती है। तो उपधारा 4 के प्रंतुक में क्या बात बताई गई है कल्पना? विशेष परिस्थितियों में 6 माह तक एक्सटेंड किया जाना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और उपधारा 7 कह रही है कि वेयर एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 6 इज रिसीव्ड द मजिस्ट्रेट और द स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में बी शेल अफोर्ड टू द एप्लीकेंट एन अर्ली अपॉर्चुनिटी ऑफ अपीयरिंग बिफोर हिम और इट ईदर इन पर्सन और बाय प्लीडर एंड शोइंग कोज अगेंस्ट द ऑर्डर, and if the magistrate or the state government, as the case may be, rejects the application wholly or in part, he or it shall record in writing and reasons for so doing। उपधारा 7 कह रही है कि जहां उपधारा 5 या उपधारा 6 के अधीन आवेदन प्राप्त होता है, आवेदन कौन कर रहा है? जो व्यथित व्यक्ति है, कोई धारा 144 से कोई पीड़ित व्यक्ति है, वो आवेदन कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ यथास्थिति मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार या तो मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार आवेदक को या तो स्वयं या प्लीडर द्वारा उसके समक्ष हाजिर होने और आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करने का शीघ्र अवसर देगी। उसको अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, उसको सुना जाएगा, ठीक है। और यदि यथास्थिति मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार आवेदन की पूर्णता या अंशतः नामंजूर कर दे तो वह ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करेगी। जो आवेदन आया है उस आवेदन पर सुनवाई का तत्काल अवसर दिया जाएगा, एज अर्ली एज पॉसिबल, है ना। और क्या कह रहा है? अर्ली अपॉर्चुनिटी कहा गया है, अर्ली अपॉर्चुनिटी, तो शीघ्र सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। और यथास्थिति क्या होगा? उसको शो कोज नोटिस दिया है, मतलब शो कोज ये कहा है कि आप अपना रीज़न बताओ, आप बताइए कि क्यों ये आदेश हम विखंडित करें, आपको क्या पीड़ा हुई है, क्या आपकी पीड़ा वास्तव में इस लायक है कि आदेश का विखंडित किया जाना आवश्यक है। तो ऐसी अवस्था में उस एप्लीकेशन को या तो वो आंशिक रूप से या उसको पूर्णतः विखंडित कर सकती है, ठीक है। आंशिक रूप से क्या है कि उसकी कुछ बातों को मानते हुए कुछ राहत हल्की फुल्की उसे दे दी जाए, और या फिर उसकी एप्लीकेशन को टोटली रिजेक्ट कर दिया जाए। तो ये दोनों ही अवस्थाओं में राज्य सरकार या मजिस्ट्रेट जैसी भी स्थिति हो अपने वैसे आदेश की रीजनिंग देगी। विदाउट रीजनिंग कोई ऑर्डर नहीं होगा, मतलब कि एक स्पीकिंग ऑर्डर होगा। समझते हैं ना, स्पीकिंग और नॉन स्पीकिंग ऑर्डर तो आप समझते होंगे। स्पीकिंग ऑर्डर का मतलब है कि आपके तर्कों का जवाब देते हुए ऑर्डर को बताना, और एक सिंपली के मतलब कि कोई बल
दर्शित नहीं होता है, रिजेक्ट किया जाता है। तो यहाँ क्या है, यहाँ स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है, यहाँ मतलब एक तरह से साइलेंट ऑर्डर है बस। और ये कह रहा है कि आपको यहाँ एक रीजनिंग वाला ऑर्डर देना चाहिए। इज दैट क्लियर? हाँ जी। एक केस लो आप लोग नोट कर लीजिए, कर्नाटक राज्य वर्सेस परवीन भाई तोगड़िया, AIR 2004 का केस है। कर्नाटक राज्य वर्सेस परवीन भाई तोगड़िया, AIR 2004, सुप्रीम कोर्ट 2081 2004, CRLJ 1825। नोट हो गया कल्पना, एनु? यस सर। जी सर। इसमें यस सर। ऑनरेबल कोर्ट ने ये अवधारित किया है कि यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अपने कृत्य अथवा व्यंग्यात्मक या उत्तेजक भाषण से पारस्परिक द्वेष का बीज बोने के लिए हट किए हुए हैं और उसके प्रस्तावित क्रियाकलाप से तनाव उत्पन्न होने की संभावना है, तब राज्य कठोर निरोधात्मक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। कहाँ समझे? कह रहा है कि इफ एनी इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पर्सन्स बाय देयर एक्शन और caustic and inflammatory speech are bent upon showing seed of mutual hatred and their proposed activities are likely to create disharmony, the state is free to take strong preventive action। समझ आ गया कल्पना क्या कहा कर्नाटक राज्य बनाम प्रवीण भाई तोगड़िया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने? कि सरकार वहाँ स्वतंत्र है, जहाँ सरकार को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का कोई समूह इस प्रकार की कोई व्यंग्यात्मक या कोई इस प्रकार की आग उगलने वाली कोई स्पीच देने वाले हैं, दे सकते हैं, जिससे कि जो सोशल हार्मनी है उसके डिस्टर्ब होने की आशंका है, तो वैसी अवस्था में राज्य सरकार फ्री हैंड है कि वो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ या ऐसे वर्ग के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन ले। क्लियर है कल्पना? जी सर। एक केस और लिख लीजिए, बाल भारती नर्सरी स्कूल वर्सेस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इलाहाबाद 1990 CRLJ 422। बाल भारती नर्सरी स्कूल वर्सेस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इलाहाबाद 1990 CRLJ 422। नोट हो गया? इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि इस धारा के अधीन आदेश एक से अधिक व्यक्तियों के विरुद्ध पारित किया जा सकता है। एक व्यक्ति को कतिपय कार्य करने से प्रवृत्त रहने के लिए कहा जा सकता है और अन्य व्यक्ति को कतिपय आदेश के अधीन कार्य करने का निर्देश दिया जा सकता है। क्या समझे? मतलब किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए कहा जा सकता है और उसी आदेश में किसी अन्य व्यक्ति को कुछ ना करने के लिए भी कहा जा सकता है। यही तो कह रहा है। ये कह रहा है अंडर दिस सेक्शन order can be passed against more than one person. One person may be asked to abstain from doing certain act and another person may be directed to act under certain order. है नु? क्लियर हुआ? जी सर। इसकी धारा 144A ये भी इम्पोर्टेंट धारा है और ये इंसर्टेड कब की गई? इंसर्टेड बाय द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2005 के अकॉर्डिंगली इसको इंसर्टेड किया गया था। और इसमें ये कहा गया था 144A में, पावर टू प्रोहिबिट कैरिंग आर्म्स इन प्रोसेशन और मास ड्रिल और मास ट्रेनिंग विद आर्म्स। ठीक है? आयुध सहित जुलूस या सामूहिक कवायद या सामूहिक प्रशिक्षण के प्रतिषेध की शक्ति
धारा 144A में है। क्लियर? धारा 144 का उपधारा 1 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? ये कह रहा है द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में whenever he considers it necessary so do for the preservation of public peace or public safety or for the maintenance of public order by public notice or by order prohibited in any area within the local limits of his jurisdiction the carrying of arms in any procession or the organizing or holding of or taking part in any mass drill or mass training with arms in any public place। तो 144A में स्पेशली एक ही अधिकारी नज़र आ रहे हैं उपधारा 1 में, जिला मजिस्ट्रेट। यही वहीं हमने धारा 133 और धारा 144 में 3 अधिकारी पढ़े थे। कौन कौन पढ़े थे एनु? 3 अधिकारी, डीएम, एसडीएम और स्टेट गवर्नमेंट के रिकॉग्नाइज करा हुआ कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। बहुत अच्छे। और 144A में केवल जिला मजिस्ट्रेट नज़र आ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, डीएम है ना जी। और ये क्या कह रहे हैं कि जिला मजिस्ट्रेट जब भी वह लोक शांति या लोक सुरक्षा या लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक समझता है, लोक सूचना या आदेश द्वारा अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी जुलूस में आयुध ले जाने या किसी लोक स्थान में आयुध सहित कोई सामूहिक कवायद या सामूहिक प्रशिक्षण व्यवस्थित या आयोजित करने या उसमें भाग लेने का प्रतिषेध कर सकता है। क्लियर हो गया भाई? तो ये डीएम साहब को पावर है, 144A में डीएम साहब को पावर है। उपधारा 2 कह रही है कि अ पब्लिक नोटिस इशूड और एन ऑर्डर मेड अंडर दिस सेक्शन मे बी डायरेक्टेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन और टू पर्सन्स बिलोंगिंग टू एनी कम्युनिटी, पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन। ये कह रहा है कि इस धारा के अधीन जारी की गई लोक इसमें जो आयुध है आर्म्स, तो वो क्या वही होगा कि जिसमें मतलब बारूद का ही कोई आइटम हो, गन शॉट वगैरह, यही जो आर्म्स आते हैं, या कोई वैसा आर्म्स भी आ सकता है? भाला है, तलवार है। देखिए आयुध शब्द को हमने आईपीसी में पढ़ा था और 153AA में पढ़ा था। वहाँ इवन जो है वो जो स्टिक लाठी होती है, लाठी को भी आयुध की श्रेणी में डाला हुआ है। जी जी जी। तो जब लाठी और स्टिक आयुध में आ गए तो फिर तलवार, भाला, वो तो बहुत खतरनाक आइटम हो गए। जी जी। तो ये सब आयुध के लिए हम 153AA पढ़ चुके हैं आईपीसी में, ठीक है। तो ये कह रहा भाई इस धारा के अधीन जारी की गई लोक सूचना या किया गया आदेश किसी विशिष्ट व्यक्ति या किसी समुदाय, दल या संगठन के व्यक्तियों के प्रति संबोधित हो सकती है या हो सकता है, ठीक। नंबर 3 कह रहा है नो पब्लिक नोटिस इशूड और एन ऑर्डर मेड अंडर दिस सेक्शन शेल रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन 3 months फ्रॉम द डेट ऑन विच इट इज़ इशूड और मेड। यहाँ 3 माह की व्यवस्था है। 144 में 2 माह है और स्पेशल विशेष परिस्थितियों में 6 माह तक है। 144A में जारी की गई तारीख से 3 माह है। ये अवधियाँ आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, कहीं ना कहीं सवाल उठ के आ सकता है। नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 कह रहा द स्टेट गवर्नमेंट में इफ इट इज कंसिडर्स नेसेसरी सो टू डू फॉर द preservation of public peace or public safety or for the maintenance of public order by notification direct that a public notice issued or order made by the district magistrate under this section shall remain in force for such further period not exceeding 6 months from the date or on which such public notice or order was issued or made by the district magistrate would have but for such direction expired as it may specify इन द सेड नोटिफिकेशन। तो यहाँ क्या बताया धारा 4 में कि धारा 3 तो 3 माह की बात कर रही है और धारा 4 कह रही है कि ये 6 माह तक भी बढ़ाई जा सकती है। इज दैट ओके? यस सर। हाँ ओके। और नंबर 5 कह रहा है द स्टेट गवर्नमेंट में सब्जेक्ट टू सच कंट्रोल एंड डायरेक्शंस एज इट मे डीम फिट टू इम्पोज बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर delegated powers under subsection 2 the district magistrate। और कह रहा कि राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा उपधारा 4 के अधीन अपनी शक्तियाँ
जिला मजिस्ट्रेट को ऐसे नियंत्रणों और निर्देशों के अधीन रहते हुए जिन्हें अधिरोपित करना वह ठीक समझे प्रत्यायोजित कर सकती है। तो देखिए धारा 4 में राज्य सरकार को ये क्षमता थी कि वो इस धारा के अधीन 3 माह के स्थान पर 6 माह तक धारा 144 के नोटिस को बढ़ा सकती है। लेकिन यहीं धारा 5 ने कह दिया कि राज्य सरकार जो है अपनी धारा 4 वाली शक्तियों को राज्य सरकार को डेलीगेट कर सकती है। डेलीगेट तो आप समझते होंगे कल्पना, प्रदान करना सर, अपनी शक्तियों को दूसरे को अंतरित कर देना, सुपुर्द करना, डेलीगेट करना, जी प्रत्यायोजित करना। जी जी भाई मान लीजिए कोई शक्ति मुझे प्राप्त है और मैं उस शक्ति को कहूँ कि भी मेरी ओर से इस शक्ति का प्रयोग एनू करे, तो मैंने अपनी पावर को डेलीगेट कर दिया। इसी प्रकार राज्य सरकार को क्षमता दी गई है धारा 4 में कि वो 144A के जो नोटिस में समय सीमा है वो 3 माह से अधिक बढ़ा सकती है राज्य सरकार। वहीं धारा 5 में कह दिया कि राज्य सरकार कहाँ कहाँ जाएगी। राज्य सरकार का नुमाइंदा ही तो बैठा है DM जिले में, तो उसने कहा कि वो राज्य सरकार जो है उसे अपनी उपधारा 4 वाली जो शक्ति है उसको कुछ नियंत्रणों या कोई निर्देशों के अध्याधीन रहते हुए यदि कोई वो उचित समझे वो फ्री होल्ड भी कर सकती है और उसमें कोई मीन मेक लगा के भी भेज सकती है शक्तियों को। भाई आप जो है पूरी शक्ति का प्रयोग ना करें, इतने एरिया का आप प्रयोग कर लें या होल्डली प्रयोग कर लें, जैसी भी राज्य सरकार की मंशा हो। और इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा कि द वर्ड आर्म्स शैल हैव द मीनिंग असाइंड इट टू इट इन सेक्शन 153AA ऑफ इंडियन पीनल कोड 45 ऑफ 1860। और ये कह रहा है कि आयुध शब्द का यहाँ वही अर्थ होगा जो उसका भारतीय दंड संहिता की धारा 153AA में है। इज दैट क्लियर? क्लियर है, बहुत अच्छे। अब अगला इसका पार्ट डी जो है वो धारा 145 की बात कर रहा है और धारा 145 में डी पार्ट कह रहा है डिस्प्यूट्स एज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। स्थावर संपत्ति के बारे में कोई विवाद है तब धारा 145 पिक्चर में आती है। क्यों? तो देखते हैं धारा 145 क्या कह रहा है। ये कह रहा प्रोसीजर वेयर डिस्प्यूट कंसर्निंग लैंड और वाटर इज लाइकली टू कॉज अ ब्रीच ऑफ पीस। जहां भूमि या जल से संबंध विवादों में प्रशांति भंग होना संभाव्य है वहां क्या प्रक्रिया होगी, ये धारा 145 बात करती है CRPC की। आप देखते होंगे कि कहीं कोई स्थावर संपत्ति पर झगड़ा होने की आशंका है, 2 पक्ष जो है वहाँ विवाद उत्पन्न कर रहे हैं, तब जो है मजिस्ट्रेट महोदय धारा 145 के अंतर एक्शन ले सकते हैं। कैसे लेंगे, क्या प्रक्रिया होगी, देखते हैं। तो 145 का उपधारा 1 कह रहा है, इंग्लिश वर्जन देखते हैं पहले। ये कह रहा वेन एवर एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड फ्रॉम अ रिपोर्ट ऑफ अ पुलिस ऑफिसर और अपॉन अदर इन्फॉर्मेशन that a dispute likely to cause a breach of the peace exists concerning any land or water on the boundaries thereof within his local jurisdiction, he shall make an order in writing stating the grounds of his being so satisfied and requiring the parties concerned in such dispute to attend his court in person or by pleader on a specified date and time, and to put in written statement of their respective claims as respects the fact of actual possession of the subject of dispute। तो 145 की उपधारा कह रही है कि जब कभी किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट का पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट से या अन्य इतला पर समाधान हो जाता है। देखिए यहाँ रिपोर्ट पुलिस से भी आ सकती है या कोई अन्य प्रकार से भी उसे कोई सूचना इस प्रकार की प्राप्त हो सकती है, ठीक है। और समाधान हो जाता है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर किसी भूमि या जल या उसकी सीमाओं से संबद्ध ऐसा विवाद विद्यमान है जिससे प्रशांति भंग होना संभाव्य है, तब वह अपना ऐसा समाधान होने के आधारों का कथन करते हुए और ऐसे विवाद से संबद्ध पक्षकारों से यह अपेक्षा करते हुए लिखित आदेश देगा
कि वे निर्दिष्ट तारीख और समय पर स्वयं या प्लीडर द्वारा उसके न्यायालय में हाजिर हों और विवाद की विषय वस्तु पर वास्तविक कब्जे के तथ्य के बारे में अपने अपने दावों का लिखित कथन पेश करें। मजिस्ट्रेट बुला लेगा उनको जो वहाँ पक्षकार हैं, जिनके मध्य वाद विवाद है, जिनके मध्य वाद विवाद के बढ़ने के द्वारा शांति भंग होने की आशंका है, तो वो उनको 145 में उसे या तो पुलिस रिपोर्ट के द्वारा सूचना मिले या अन्यथा सूचना मिले, वो उनको उन सभी पक्षकारों को बुलाएगा कि आप मेरे पास आइए और बताइए कि आप लोगों की क्या समस्या है। उसी के अकॉर्डिंगली फिर वो आगे देखते हैं क्या कहे। उनसे कहेगा कि अपने अपने दावों के बारे में आप मुझे बताएं, मैं देखता हूँ मसला क्या है। उपधारा 2 कह रही है कि फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन लैंड और वाटर इंक्लूड्स बिल्डिंग, मार्केट्स, फिशरीज, क्रॉप्स और अदर प्रोड्यूस ऑफ लैंड एंड द रेंट्स और प्रॉफिट्स ऑफ एनी सच प्रॉपर्टी। इस धारा के प्रयोजनों के लिए भूमि या जल पद के अंतर्गत भवन, बाजार, मीन क्षेत्र, फसलें, भूमि या अन्य उपज और ऐसी किसी संपत्ति के भाटक या लाभ भी हैं। उपधारा 2 से सवाल उठ सकता है कि 145 के अंदर क्या क्या बातें हैं। तो केवल आप भूमि या जल को केवल मतलब उसके संकीर्ण अर्थ में ना देखें, व्यापक अर्थ है। तो भूमि से संबंध, भूमि पे उपज है, उपज के लिए भी झगड़ा हो जाता है, होते हैं नहीं होते हैं, भाई फसल मेरी है, वो कह रहा मेरी है। जल में मछली पकड़ने के ऊपर झगड़ा हो जाता है कि ये एरिया मेरा है, वो एरिया तेरा है। तो इस टाइप में उपधारा 2 ने क्लियर कर दिया है कि भवन भी आएगा, बाजार भी आएगा, मीन क्षेत्र भी आएंगी, फसलें भी आएंगी, भूमि की अन्य उपज भी आएगी और ऐसी किसी संपत्ति के भाटक या लाभ भी आएंगे। क्लियर है कल्पना? जी सर। सबसेक्शन 3 कह रहा है, ए कॉपी ऑफ द ऑर्डर शैल बी सर्व्ड इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय दिस कोड फॉर द सर्विस ऑफ अ समन्स अपॉन सच पर्सन्स और persons as the magistrate may direct, and the at least one copy shall be published by being affixed to some conspicuous place at or near the subject of dispute। ये कह रहा है इस आदेश की एक प्रति की तामील इस संहिता के द्वारा समनों की तामील के लिए उपबंधित रीति से ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों पर की जाएगी जिन्हें मजिस्ट्रेट निर्दिष्ट करे और कम से कम एक प्रति विवाद की विषय वस्तु पर या उसके निकट किसी सहज दृश्य स्थान पर लगाकर प्रकाशित की जाएगी। समझ आ गया? समन हमने किस धारा में पढ़ा है? कल्पना, सीआरपीसी की किस धारा में समन पढ़ के आए हैं हम? सर धारा 61। धारा 61 से लेके कहाँ तक है समन? 69 तक समन है और समन की सारी प्रक्रिया वहाँ बताई गई है। तो जो यहाँ इस 145 का समन जाएगा वो समन भी उसी प्रक्रिया के तहत सर्व किया जाएगा और उसकी एक प्रति विवादित स्थान के सहज दृश्य स्थान पर भी चस्पा की जाएगी। क्लियर है अनु? यस सर। नंबर 4 कह रहा था, मैजिस्ट्रेट shall then without reference to the merits or the claims of any of the parties to a right of possesses the subject of dispute pursue the statements so put in here the parties receive all such evidence as may be produced by them take such further evidence if any as he thinks necessary and if possible decide whether any and which of the parties was at the date of the order made by him under subsection 1 in possession of the subject of dispute। और नंबर 4 का एक प्रोविजो भी है, उसको भी देख लेते हैं। Provided that if it appears to the magistrate that any party has been forcibly and wrongfully dispossessed within 2 months next before the date on which the report of a police officer or other information was received by the magistrate or after that date and before the date of his order under subsection 1 he may treat the party so dispossessed as if that party had been in possession on the date of his order under subsection 1। तो धारा 4 ये कह रही है कि जब मजिस्ट्रेट तब विवाद की विषय वस्तुओं को पक्षकारों में से किसी के भी कब्जे में रखने के अधिकार के गुणागुण या दावे के प्रति निर्देश किए बिना उन कथनों का जो ऐसे पेश किए गए हैं परिशीलन करेगा
पक्षकारों को सुनेगा और ऐसा सभी साक्ष्य लेगा जो उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाए। ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य यदि कोई हो लेना जैसा वह आवश्यक समझे और यदि संभव हो तो वह विनिश्चित करेगा कि क्या उन पक्षकारों में से कोई उपधारा 1 के अधीन उसके द्वारा दिए गए आदेश की तारीख पर विवाद की विषय वस्तु पर कब्जा रखता था, और यदि रखता था तो वह कौन सा पक्षकार था। कब्जे के बारे में वो फाइंडिंग लाएगा अपनी कि भाई जब 145 की उपधारा 1 में आदेश दिया गया था तो उस समय पर कब्जा किसका था। इज दैट ओके? क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? कल्पना, एनु, अमित? जी सर। जी सर। अब इसका प्रोविजो समझने की आवश्यकता है। प्रोविजो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा परंतु यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि कोई पक्षकार उस तारीख के जिसको पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य इतला मजिस्ट्रेट को प्राप्त हुई ठीक पूर्व 2 मास के अंदर, ठीक, या उस तारीख के पश्चात और उपधारा 1 के अधीन उसके आदेश की तारीख के पूर्व बलात् और सदोष रूप से बेकब्जा किया गया है, तो वह यह मान सकेगा कि उस प्रकार बेकब्जा किया गया पक्षकार उपधारा 1 के अधीन उसके आदेश की तारीख को कब्जा रखता था। क्या समझ आ रहा है? डेट पर ये माना जाएगा पीछे का कि उस डेट पर वो कब्जा नहीं था, नहीं, जब आदेश दिया गया। ये मानेगा उसको यदि सब एविडेंस लेने के बाद ये पता लगा कि भाई उसको सूचना प्राप्त होने के, पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने के या अन्यथा सूचना प्राप्त होने के 2 माह के पूर्व किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि वहाँ कब्जाधारी था पहले से, उसको अवैध रूप से बेकब्जा किया गया था, तो वो उसके कब्जे को डीम्ड मान के चलेगा, वो उसी का कब्जा मानेगा। उसके वो जो कब्जा उसका हटाया गया विधि विरुद्ध तरीके से, उस हटाए हुए कब्जे को नहीं मानेगा। ये दोबारा पढ़ रहा हूँ प्रोविजो, दोबारा समझो। ये कह रहा परंतु यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि कोई पक्षकार उस तारीख के जिसको पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्यथा इतला प्राप्त हुई ठीक पूर्व 2 मास के अंदर या उस तारीख के पश्चात और उपधारा 1 के अधीन उसके तारीख आदेश की तारीख के पूर्व बलात् और सदोष रूप से बेकब्जा किया गया है, तो वह यह मान सकेगा कि उस प्रकार बेकब्जा किया गया पक्षकार उपधारा 1 के अधीन उसके आदेश की तारीख को कब्जा रखता था। कल्पना, क्लियर हुआ कुछ? हेनु? मतलब सर जो मजिस्ट्रेट है उसे ये लगता है कि जो पुलिस अधिकारी या अन्य किसी व्यक्ति के माध्यम से जो रिपोर्ट मिली है, तो जो सर उस मजिस्ट्रेट को मतलब जो आदेश किया गया उस दिन से वो कब्जा रखता हुआ माना जाएगा। हेनु, आपकी समझ में क्या आया? सर ये कि जो मजिस्ट्रेट को जो इंफॉर्मेशन दी गई है जो उसके 2 मंथ्स से पहले थी या फिर उस 2 मंथ्स के बाद, तो सर वो यही माना जाएगा कि उसका पोजीशन उस वक्त था। किसका? जो धारा 1 में बताया गया है। मतलब प्रोविजो आप लोगों के पल्ले अभी पूरा पड़ा नहीं है, मतलब मैं ये समझूं। क्यों? बोलो भाई। सर यही तो है, जब उसको डिस्पोजेस किया गया था तो उससे पहले जो 2 मंथ्स का जो टाइम पीरियड था, तो सर तब उसका तो यही तो माना जाएगा कि जब उस वक्त का वो ऑर्डर पास हुआ था तब वो उस वक्त वो उसके पोजीशन में था, मतलब उस तारीख पे वो कब्जा रखता था। हाँ, उसको जो इलीगली डिस्पोजेस किया गया था, उस इलीगल डिस्पोजेशन को मजिस्ट्रेट अपने माइंड में नहीं रखेगा, वो उसी का कब्जा मानेगा। जी ठीक है ना? बहुत बढ़िया। चलिए, जी। और उपधारा 5 कहती है इसकी कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिक्लूड एनी पार्टी सो रिक्वायर्ड टू अटेंड और एनी अदर पर्सन इंटरेस्टेड फ्रॉम showing that no such dispute as aforesaid exist or as exist, and in such case the magistrate shall cancel his said order
and all further proceedings thereon shall be stayed, but subject to such cancellation, the order of the magistrate under subsection shall be final। ये कह रहा कि इस धारा की कोई बात हाजिर होने के लिए ऐसे अपेक्षित किसी पक्षकार को या किसी अन्य हितबद्ध व्यक्ति को यह दर्शित करने से नहीं रोकेगी कि कोई पूर्वोक्त प्रकार का विवाद वर्तमान नहीं है या नहीं रहा है, और ऐसी दशा में मजिस्ट्रेट अपने उक्त आदेश को रद्द कर देगा और उस पर आगे की सब कार्रवाइयों रोक दी जाएंगी, किंतु उपधारा 1 के अधीन मजिस्ट्रेट का आदेश ऐसे रद्दकरण के अधीन रहते हुए अंतिम होगा। मान लीजिए कोर्ट ने नोटिस करके बुलाया और वहाँ पक्षकारों ने आगे कह दिया कि सर कोई विवाद ही नहीं है, कुछ मसला ही नहीं है, जो रिपोर्ट आपको मिली है वो मिथ्या मिली है, झूठ मिली है, हमारे मध्य इस प्रकार का कोई मसला है ही नहीं, ठीक है। तो फिर न्यायालय क्या करेगा, ऑनरेबल मजिस्ट्रेट क्या करेंगे कि उस की प्रोसीडिंग को जो है वो समाप्त कर देंगे और वो रद्दकरण के तहत कैंसिलेशन ही तो करेगा ना, फिर कैंसिलेशन वाला ऑर्डर आएगा और कैंसिलेशन के साथ ऑनरेबल कोर्ट का, ऑनरेबल मजिस्ट्रेट का वो ऑर्डर फाइनल होगा। क्यों जी, क्या समझे? नंबर 5 समझ आ गया? बोलो भाई। भाई एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाऊँ, आप क्लास में जो मेंबर्स हैं, आप लोगों के मध्य कोई विवाद की सूचना मुझे प्राप्त होती है, मिल गई मुझे सूचना, मैंने सूचना प्राप्त होने के बाद आपको कॉल किया कि भाई आप बताएं कि समस्या क्या है आप लोगों के बीच। आप लोग बोले सर कोई समस्या नहीं है, हमारे बीच तो सब ठीक ठाक है, कोई ऐसी कोई हमारे बीच कोई विवाद ही नहीं है, हम तो बिल्कुल आदर्श क्लास मेंबर्स की तरह एक दूसरे के प्रति सद्भावपूर्वक रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हमारा विवाद नहीं है। तो ऐसी अवस्था में मैं क्या करूँगा, मुझे वो सूचना जो मिली है उस सूचना को रद्द करते हुए जो प्रोसीडिंग मैंने इनिशिएट की है आप लोगों को आहूत करने की, बुलाने की, उसको रद्द के साथ उसे नमस्ते कर दूंगा, निपटा दूंगा मामले को। इज दैट क्लियर? इसी प्रकार मजिस्ट्रेट महोदय भी करेंगे कि जब उनके सामने उन्होंने पक्षकार को बुलाया, सारे पक्षकार संत पाए, किसी के भी झगड़ा ही नहीं है, कुछ सब कह रहे नहीं साहब बिल्कुल ए जो कह रहा है वो सही है, बी जो कह रहा है, ए को बी की बात अच्छी लग रही है, बी को सी की बात अच्छी लग रही है। विवाद तो वहाँ होता है ना जब ए कुछ कहे, बी कुछ कहे, सी कुछ कहे। जब सारे एक ही सुर में बोल रहे हैं तो मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, मजिस्ट्रेट जो है जब डिस्प्यूट ही नहीं रहेगा तो फिर वो करेंगे क्या, निस्तारित करते हुए फाइनल ऑर्डर हो जाएगा उनका। उपधारा 6 कह रही है, उपधारा 6 के पार्ट हैं ए और बी। ए कह रहा है इफ द मजिस्ट्रेट डिसाइड्स दैट वन ऑफ द पार्टीज वाज और शुड अंडर द प्रोविजो टू सबसेक्शन 4 बी ट्रीटेड एज बीइंग इन सच पोजीशन of the said subject, he shall issue an order declaring such party to be entitled to possession thereof until evicted therefrom in due course of law, and forbidding all disturbance of such possession until such eviction, and when he proceeds under the proviso to subsection 4 may restore the possession the party forcibly and wrongfully dispossessed। अब ये जो पीछे हम पढ़ के आए थे कि भाई अगर उसको ऐसा लग रहा है कि उसको सूचना प्राप्त होने के 2 माह पूर्व या ऑर्डर होने के पश्चात या उस समय जो हमने पीछे पढ़ा है और इसको इलीगली हटाया गया था, कब बेकब्जा जो किया गया था वो विधि विरुद्ध तरीक़ों से किया गया था, तो वैसी अवस्थाओं में केवल उसका कब्ज़ा मान लेना पर्याप्त थोड़ी है भाई। आप उसको कब्ज़ा दिलाएंगे तो धारा 6 की उपधारा यही कह रही है, ये कह रहे हैं कि यदि मजिस्ट्रेट यह विनिश्चय करता है कि पक्षकारों में से एक का उक्त विषय वस्तु पर ऐसा कब्जा था या उपधारा 4 के परंतु के अधीन ऐसा कब्जा माना जाना चाहिए, तो वह यह घोषणा करने वाला कि ऐसा पक्षकार उस पर तब तक कब्जा रखने का हकदार है जब तक उसे विधि के सम्यक अनुक्रम में बेदखल न किया जाए, और यह निषेध करने वाला कि जब तक ऐसी बेदखली न कर दी जाए तब तक ऐसे कब्जे में कोई विघ्न न डाला जाए, आदेश जारी करेगा। और जब वह उपधारा 4 के परंतु के अधीन कार्रवाई करता है तब उस पक्षकार को जो बलात् और सदोष बेकब्जा किया गया है कब्जा लौटा सकता है। भाई आप केवल मान के बैठ जाएं कि नहीं भाई इसका कब्जा है, उसका लाभ क्या है, जबकि बेकब्जा किया हुआ है उसको,
तो धारा 6 का जो ए क्लॉज है, का क्लॉज है, उसमें यही कहा है कि भाई उसको वहाँ आप काबिज तो कराओ। कब तक? जब तक कराओ जब तक कि उसके खिलाफ विधि पूर्वक उसे बेकब्जा करने का कोई आधार प्राप्त ना हो जाए आपको। तभी कानून में कहा गया है कि कब्जा जो है वो 9 भाग होता है, समझे? क्लियर है? और इसका बी पार्ट कह रहा था, ऑर्डर मेड अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी सर्व्ड एंड पब्लिश्ड इन द मैनर लेड डाउन इन सबसेक्शन 3। और इस उपधारा के अधीन किया गया आदेश उपधारा 3 में अभिकथित रीति से तामील और प्रकाशित किया जाएगा। तो यानी कि जिसको बेवजह कानून के खिलाफ जाकर लठैतों ने कब्जे से हटा दिया था, उसको यहाँ उसका कब्जा रीइंस्टेट कराएगा मजिस्ट्रेट कि भाई इसको आप कब्जे पे रखो। सुनवाई करने के बाद यदि ये पाया जाएगा कि इसका कब्जा गलत है तो उसको विधि की सम्यक प्रक्रिया के अधीन हटाया जाएगा कब्जे से। क्लियर है अनु? जी सर। और नंबर 7 कह रहा, व्हेन एनी पार्टी टू एनी सच प्रोसीडिंग डाइज द मजिस्ट्रेट मे कॉज द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड पार्टी टू बी मेड अ पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स and shall thereupon continue the inquiry, and if any question arises as to who the legal representative of a deceased party for the purposes of such proceedings, all persons claiming to be representatives of the deceased party shall be made parties thereto। ये कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी पक्षकार की ऐसे मामले में मृत्यु हो जाए तो उस मृत व्यक्ति के स्थान पर फिर उसके कौन आएंगे? जो उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो उसके विधिक प्रतिनिधि हैं, उनको पक्षकार बनाया जाएगा उनके स्थान पर। और यदि वहाँ विवाद उत्पन्न हो जाए कि उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव होने के लिए कई लोग खड़े हो जाएं आगे के मैं, तो कह रहा है कि वो उनको सबको पार्टी बना लेगा कि तुम सारे आ जाओ, देखेंगे कौन लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। ये कह रहा है जब किसी ऐसी कार्रवाई के पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तब मजिस्ट्रेट मृत पक्षकार के विधिक प्रतिनिधि को कार्रवाई का पक्षकार बनवा सकेगा और फिर जांच चालू रखेगा। और यदि इस बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि मृत पक्षकार का ऐसी कार्रवाई के प्रयोजन के लिए विधिक प्रतिनिधि कौन है, तो मृत पक्षकार का प्रतिनिधि होने का दावा करने वाले सब व्यक्तियों को उस कार्रवाई का पक्षकार बना लिया जाएगा। क्लियर? नंबर 8 कह रहा है, इफ द मजिस्ट्रेट इज ऑफ ओपिनियन दैट एनी क्रॉप और अदर प्रोड्यूस ऑफ द प्रॉपर्टी the subject of dispute in a proceeding under this section pending before him is subject to speedy and natural decay, he may make an order for the proper custody or sale of such property, and upon the completion of the inquiry shall make such order for the disposal of such property or the sale proceeds thereof as he thinks fit। और कह रहा है यदि मजिस्ट्रेट की यह राय है कि उस संपत्ति की जो उस धारा के अधीन उसके समक्ष लंबित कार्रवाई में विवाद की विषय वस्तु है, कोई फसल या अन्य उपज शीघ्रता या प्रकृत्या क्षयशील है, तो वह ऐसी संपत्ति की उचित अभिरक्षा या विक्रय के लिए आदेश दे सकता है। अब जो विवाद की विषय वस्तु है, कोई ऐसी फसल है कि वो बर्बाद हो जाएगी जब तक इंक्वायरी चलेगी, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? ठीक है, इसका सेल कर दो, सेल करने के बाद जो पैसा आएगा तो उसे जमा कर लो, ठीक है। तो विक्रय के लिए आदेश दे सकेगा और जांच के समाप्त हो जाने पर ऐसी संपत्ति के या उसके विक्रय के आगमों के व्ययन के लिए ऐसा आदेश दे सकेगा जो वह ठीक समझे। भाई जिसके फेवर में बात जाएगी, जिसकी फसल मानी जाएगी, उसको ही उस फसल को सुपुर्द कर दिया जाएगा। या अगर फसल ऐसी थी कि जो क्षयशील थी, जल्दी समाप्त होने वाली थी, ख़त्म होने वाली थी, उसका पैसा दे दिया जाएगा उसको। धारा 9 कह रही है, द मजिस्ट्रेट में इफ ही थिंक्स फिट एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस सेक्शन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ आइदर पार्टी इशूज अ समन टू एनी विटनेस डायरेक्टिंग हिम टू अटेंड और टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट और थिंग। और नंबर 9 कह रहा है कि यदि मजिस्ट्रेट ठीक समझे तो वह इस धारा के अधीन कार्यवाही के किसी प्रक्रम में पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर किसी साक्षी के नाम का समन यह निर्देश देते हुए जारी कर सकता है कि वह हाजिर हो या कोई दस्तावेज या चीज़ पेश करे।
भाई कोई भी पार्टी है अपनी तरफ से एविडेंस देगी तो एविडेंस में वो किसी व्यक्ति को समन करा सकती है, या कोई डॉक्यूमेंट प्रस्तुत कराना है तो कोई डॉक्यूमेंट प्रस्तुत कराने के लिए किसी व्यक्ति को समन करा सकती है। इज दैट क्लियर? और उपधारा 10 कह रही है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी इन डेरोगेशन ऑफ द पावर्स ऑफ द मजिस्ट्रेट टू प्रोसीड अंडर सेक्शन 107। और धारा 10 कह रही है कि इस धारा की कोई बात धारा 107 के अधीन कार्रवाई करने की मजिस्ट्रेट की शक्तियों का अल्पीकरण करने वाली नहीं समझी जाएंगी। धारा 107 में क्या पढ़ा हमने कल्पना? इसमें अन्य प्रकार के आवाज़ नहीं आ रही है आपकी, जोर से बोलिए। सर 107 में अन्य प्रकार से परिशांति भंग के लिए तो अगर किन्हीं पक्षकारों के बीच 145 का मामला संस्थित हो गया है तो साथ ही साथ मजिस्ट्रेट उन्हें 107 में भी कह सकता है कि मुचलका पाबंद करो, झगड़ा नहीं करोगे, यहाँ मुचलका दे दो, बॉन्ड भर दो। केस लॉ नोट कर लीजिए फटाफट। प्रकाश चंद सचदेवा बनाम द स्टेट, AIR 1994 सुप्रीम कोर्ट। ये कह रहा है कि धारा 107 के अधीन कार्रवाइयों का रोका जाना धारा 145 के अंतर्गत कार्रवाई को रोकने का आधार नहीं सर्जित करता। प्रकाश चंद सचदेवा वर्सेज क्या है सर? वर्सेज स्टेट। ठीक है, तो उपधारा 10 समझ में आ गई। दोनों अलग अलग कार्रवाइयाँ हैं। अगर 145 की कार्रवाई संस्थित होगी तो 107 की कार्रवाई भी साइमल्टेनियसली मजिस्ट्रेट के द्वारा की जा सकती है, कोई रोक नहीं है किसी किस्म की। ठीक है, क्लियर है नो? यस सर। तो आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, सब बखैर, ऑल द बेस्ट। सर एक सब्जेक्ट और शुरू कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। भरत सर की क्लास तो सर हमको ऐसा लगा जैसे डिस्टेंस लर्निंग कोर्स होता है ना, कॉरेस्पॉन्डेंस, वीक में 2 बार सर ऐसे ही चल पा रही है उनकी क्लास। तो चलिए करते हैं कुछ। ओके, गुड नाइट। सर GS है या कोई भी एक ओके।